अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बड़े अहम इशू के ऊपर हमने बात करनी है। एक कैंपेन चल रही है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवानी है और कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनका क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कौन होगा चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट। जनाब, आज का $1 मिलियन सवाल। हुकूमत ने चेयरमैन के लिए सादिक संजरानी और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए मिर्जा आफरीदी को नामजद कर दिया है। अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी को नामजद किया है। खालिस्तान अगर नंबर गेम को देखा जाए तो 52 नशिस्तों के साथ, वैसे तो 53 है लेकिन इसहाक डार वोट देने नहीं आ रहे, इसलिए 52 नशिस्तों के साथ पीडीएम को बरतरी हासिल है। लेकिन हुकूमत और इत्तेहादी भी 47 नशिस्तों के साथ ज्यादा पीछे नहीं है। हुकूमत अपने उम्मीदवार सादिक संजरानी की जीत के लिए बड़ी पुरुमीद है और काफी दिनों से सरतोड़ कोशिशें भी जारी हैं। ज़हराने हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। दूसरी जानिब बज़ाहिर अददी बरतरी रखने वाली पीडीएम अपने उम्मीदवार के लिए बड़ी पुरुमीद है। लेकिन साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा ने आज एक इल्ज़ाम लगाया है, दावा किया है, कह रही हैं जी पीडीएम के सेनेटर्स को फ़ोन करके पीडीएम के उम्मीदवार यानी यूसुफ रजा गिलानी को और अब्दुल गफूर हैदरी को वोट ना देने का कहा जा रहा है और सबूत भी हैं इससे मुतल्लिक। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी से जब सवाल हुआ इससे मुतल्लिक तो उन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया। जनाब, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बड़ी गहमा गहमी चल रही है, किस जानिब ऊंट बैठेगा ये भी पूछेंगे अपने एनालिस्ट से। जनाब, सियासी जोड़ तोड़ और कोशिशें रंग क्या लाएंगी? सवाल कुछ यूं आज का कि हुकूमत और अपोजिशन कल कौन जीतेगा और क्यों? पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं महमूद सरफराज साहिबा, बेनजीर शाह साहिबा, मजहर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शहजाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आज की आगाज करेंगे। बड़ी पुरएतमाद नजर आ रही है हुकूमत और कैंप में बड़ी हलचल भी मची हुई है, सुबह से एक्टिविटीज जारी हैं इस्लामाबाद में। ये एतमाद नंबर्स तो कम है, इसकी वजह क्या है और क्या इस एतमाद को अमली तौर पर भी मटीरियलाइज कर पाएंगे ये लोग? देखिए, नंबर्स तो बज़ाहिर ऑपोजिशन के ज्यादा हैं, हुकूमत के कम है, लेकिन कॉन्टेस्ट बड़ा क्लोज है। इसमें एक दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनका वोट बड़ा मैटर करेगा, जमात इस्लामी का वोट मैटर करेगा, एएनपी वो तो है इस वक्त ऑपोजिशन में, लेकिन उनसे भी राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर इनमें से एक दो या तीन वोट चले जाते हैं हुकूमत की तरफ तो फिर यकीनन हुकूमत कामयाब हो सकती है सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने में। और मुझे लगता है कि इसके चांसेस नजर आ रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ये वाजे कर चुके हैं कि ये कैंडिडेट जो है ये सिर्फ हुकूमत के नहीं है, ये रियासत के भी कैंडिडेट है। तो जब रियासत के कैंडिडेट होंगे तो फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है जोर ज्यादा लगेगा, तमाम एनर्जीज जो है पॉजिटिव एनर्जीज वो फिर हुकूमत की तरफ होंगी, सपोर्ट कर रही होंगी सादिक संजरानी साहब को। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इम्कानात उनके थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, 3 साल रह चुके हैं सेनेट में। जब उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट आया तो आपने देखा कितनी बुरी तरीके से वो नाकाम हुआ। 64 लोग जो है वो खड़े होते हैं और फिर जब वोटिंग की बारी आती है तो 50 वोट निकलते हैं, फिर रात को इशाइया होता है तो उसमें दोबारा 64 पहुंच जाते हैं। ये जो जादूगरी जिसको आप कह लें, ये वो दिखा चुके हैं अपने खिलाफ जब अदम एतमाद का वोट आया था। तो मेरे ख्याल से इन फैक्टर्स की वजह से सादिक संजरानी साहब को सिर्फ इसलिए मुस्तरद नहीं किया जा सकता है इस वक्त के अददी एतबार से उनके नंबर्स कम है या हुकूमत के नंबर्स कम है। जोड़ तोड़ अभी भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक आउटसाइड चांस जरूर है सादिक संजरानी साहब का सिलेक्शन में। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी नोट कर लीजिए कि कुछ ऐसे सेनेटर्स भी हैं जो बाकायदा ये बात करते हैं कि हमारे ये जो 3 साल में बहुत सारे ऐसे काम है जो सादिक संजरानी साहब ने करवाए हैं। तो हो सकता है कि पर्सनली भी जो है कुछ हद तक वो उसको सपोर्ट कर रहे हो। बाकी जो रहा ये ऑपोजिशन का एक इल्जाम, मेरे ख्याल से अगर उनके पास इस तरह के सबूत हैं बाकायदा के लोगों को फोन कॉल जा रही हैं और लोगों से वोट ना डालने के लिए इस्तदा की जा रही है, तो फिर उनको फौरी तौर पे सबूत लाने चाहिए। देखिए, पहले भी ये हुआ था जब जैसे मैंने कहा कि 64 लोग थे और 50 उसमें से सिर्फ वोट के वक्त खड़े हुए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने ये कहा था कि हम उन सेनेटर्स के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, हम पता लगाएंगे और फिर उनको पार्टी से निकालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन ये किया नहीं था। तो अगर दोबारा उनको लगता है कि इसका एक रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है कि आप इलेक्शन के बाद उस पर बात करें। अगर वाज़ेह सबूत है तो वो लेकर आए। जैसे हमने देखा था कि इलेक्शन से पहले हैदर गिलानी के खिलाफ कुछ सबूत थे, वीडियोस थी, वो सामने आ गई। पीपल्स पार्टी समझती है कि उसने बड़ा डैमेज किया और रात को उनके जो सेनेटर्स जो एमएनए ज्यादा हो सकते थे, वोट उनको ज्यादा पड़ सकते थे गिलानी साहब को, वो वोट रिड्यूस हुए। तो अगर कोई एविडेंस है, मेरे ख्याल से इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे सामने लाने चाहिए। एविडेंस है तो फौरी तौर पर सामने लाना चाहिए। मरीम नवाज के इल्जामात से मुतालिक आप कह रहे हैं। बेनजीर शाह साहिबा, नंबर्स गेम की जैसे हम बात करें, आप कहां पर एक्सपेक्ट कर रही हैं
कि अगर तो हुकूमत जैसे दावे कर रही है कि उनका कैंडिडेट जीत जाएगा, सादिक संजरानी जीत जाएंगे, तो कहां पर नंबर्स हुकूमत की फेवर में जा सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अलीना, पहले तो गिलानी साहब की जीत के बाद बड़ा मुश्किल है कहना कि कल कौन कामयाब होगा। लेकिन अगर हम चले वो भी एक साइड पे रख लें और सिर्फ नंबर्स देखें, तो ऑपोजिशन की टोटल कंबाइंड सीट्स बनती हैं सेनेट में 50, जिसमें से आप एक साथदार की सीट निकाल दें तो मतलब 49 हो गई। अच्छा, हुकूमत की और उनके इत्तेहादियों की बनती है 47, और ये 47 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अब्दुल कादिर साहब का वोट इसमें डाल रही हूँ, जो अभी अभी पीटीआई जो इसमें शामिल हुए हैं, जो बलूचिस्तान हाँ, से जीते हैं। तो मतलब कि अब इसका मतलब कि हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की और अपोजिशन के बीच में जो फर्क है वोटों का, वो सिर्फ 2 वोटों का है। अच्छा, अब इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन की थी, डिसाइडिंग फैक्टर हैं 3 वोट, एक जमात इस्लामी का और 2 एएनपी के वोट। जमात इस्लामी का इसलिए क्योंकि हमने देखा है अभी सेनेट के इलेक्शन में जमात इस्लामी ने किसी को वोट नहीं डाला, ना वो अपोजिशन के साथ है और ना वो हुकूमत के साथ है। बैठते वो अपोजिशन बेंचेस पे, लेकिन वो वोट किसको डालेंगे कल हमें नहीं पता। अच्छा, एएनपी के बारे में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि एएनपी है तो पीडीएम का हिस्सा, लेकिन जो एएनपी ने अभी इस वक्त जो बलूचिस्तान से सेनेट की सीट निकाली है, वो उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सपोर्ट से निकाली है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है एएनपी के बारे में। और दूसरा ये कि जब नौशेरा में अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, तो पीडीएम का भी एक नुमाइंदा था, कैंडिडेट था, और एएनपी ने अपना एक अलग कैंडिडेट खड़ा किया था। तो ये आप देखना है कि ये जो 3 वोट हैं, 2 एएनपी के और एक जमात इस्लामी का, मेरे ख्याल से ये फैसला करेगी कल कि गिलानी साहब जीतते हैं या सादिक संजानी। के संजानी साहब जो हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट, आप उनको नहीं कह सकते, आप उनको बैप का ही कैंडिडेट कहेंगे। तो अब एएनपी उनको वोट डालती है या एएनपी गिलानी साहब को डालती है, ये हमने कल देखना है। अच्छा, लेकिन जो इसमें वाइल्ड कार्ड है लीना, मेरे ख्याल से वो अभी भी सीक्रेट बैलेट है, खुफिया रायशुमारी, क्योंकि इसमें आपको नहीं पता कि जमीर का वोट किसको जाएगा, गिलानी साहब को जाएगा या संजरानी साहब को जाएगा। और माजी में हमने अब ये देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सर इसका फायदा, बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी सीक्रेट बैलेट का, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बन जाती है बेनिफिशियरी। तो मेरे ख्याल से इट्स टू क्लोज टू कॉल। हमें कल देखना पड़ेगा कि ये एक तो 2 जमातें, जमात इस्लामी और एएनपी, किसको वोट देती हैं, और क्या कहते हैं कि ये जो सीक्रेट बैलेट में वोट किसको जाता है। ठीक है, लेकिन आप कोई ऑप्शन नहीं ले रही, लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े, आज आई फोर्स यू टू चूज वन, क्योंकि आप बड़ी कैलकुलेटेड चल रही हैं, तो किसको करेंगी? देखिए, मुझे लगता है साजिद संजानी साहब जो है उनको क्योंकि उनको हुकूमत का एक तो सपोर्ट है, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी उनके पास है, और जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि वो सिर्फ हुकूमत के नहीं, वो रियासत के कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है कि उनको एएनपी का भी वोट मिल जाए, हो सकता है उनको जमात इस्लामी का भी वोट मिल जाए, हो सकता है उनको जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका भी वोट मिल जाए। लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसे हम एएनपी की बात कर रहे हैं, सीक्रेट जी। अच्छा, जैसे हम एएनपी की बात करें, बलोचिस्तान वाला, एएनपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा एक बलोचिस्तान वाला, चले हम डाल देते हैं हुकूमत के खाते में, खैबर पख्तूनख्वा वाला किस साइड पे जाएगा और जमात इस्लामी किस साइड पे जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप इसका डिवाइड करें ना, एएनपी के 2 सेनेटर हैं, और अगर आप एक हुकूमत को दे दें और एक ऑपोजिशन को दे दें, तो फिर तो स्प्लिट वोट हो गया, फिर तो 50-50 हो गया। फिर तो अगर 50-50 होता है तो फिर रहते सिराजुल हक, दोबारा से इलेक्शन होता है। नहीं, फिर आप दोबारा सिराजुल हक का एक वोट रह गया ना, दोबारा वोट काउंट कराते हैं। जमात इस्लामी का वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा और वो ब्रेकिंग फैक्टर होगा, वो फिर डिसाइड करेगा कि कौन। लेकिन हुए ना दोनों साइड, चल मैं आगे लेके चलती हूं। ज्यादा चांसेस जमात इस्लामी के कल अब्सटेन करने के हैं, हो सकता है कि वो शायद कल वोट ना डाले। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशंस आपने सारी बता दी, कोई वाज़ेह ऑप्शन नहीं लेंगी। मजहर अब्बास साहब, कैलकुलेशंस पर हमने बात की, जमात इस्लामी की हम बात कर रहे हैं, सिराजुल हक क्या कल फैसला करते हैं, क्या आप देख रहे हैं? दूसरा एमक्यूएम भी, अभी मैं फैसल सब्जारी साहब का देख रही थी बयान, वो कहते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के साथ, गो कि उन लोगों ने पहले भी यकीन दहानी करवाई थी। क्या आपको लगता है इत्तेहादी भी कुछ थोड़ा सा इस मरहले पे टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को? देखिए, कल जो भी जीतेगा वो बाज़मीर होगा, क्योंकि उसे ज़मीर का वोट पड़ेगा, जाहिर है, और ज़मीर के वोट पर वो यहाँ जीतते हैं।
लेकिन मुझे थोड़ा सा एज गिलानी साहब का लग रहा है, और उसकी वजह ANP या कुछ और नहीं है। उसकी वजह इत्तेहादियों के अंदर जो है वो अभी भी रिजर्वेशंस हैं गवर्नमेंट के हवाले से, तो ऐन मुमकिन है जैसे GDA है और ANP है, इवन बाप के अंदर देखिए संजरानी साहब को जो लोग पहले लाए थे 2018 में, उसमें जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। संजरानी साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हुई, उसमें भी जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। और आज भी जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, तो ANP के वफ्द की कुछ दिनों पहले जरदारी साहब से बाकायदा लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। तो मुझे लग रहा है शायद क्लोज तो बहुत होगा, इसमें वो नहीं है। और वैसे गवर्नमेंट ने जो डिप्टी चेयरमैन के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट किया है वो बहुत बेहतर कैंडिडेट है। एक तो ये कि वो पुराने फाटा के हैं, तो अच्छा है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है इस तरह के लोगों को आगे लाने की, तो वो एक अच्छी चॉइस है उसमें। लेकिन जहाँ तक ये कॉन्टेस्ट है, ये बहुत क्लोज होगा, दो तीन वोट का फर्क इधर से उधर हो सकता है, ऐन मुमकिन, हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है कोई लंबा ही फर्क हो जाए, कोई लंबे बहुत सालों के ज़मीर जाग जाए, तो हमें कुछ पता नहीं होता। तो ज़मीर जिस वक्त लास्ट मिनट पे भी जाग सकता है ज़मीर, तो आपको इसलिए आप नहीं कह सकते कि कौन जो है फाइनल जो जब खुलेंगे बैलेट पेपर बॉक्स खोलेंगे तो क्या होगा। लेकिन मुझे अब भी थोड़ा सा एज गिलानी साहब का नजर आ रहा है। अच्छा, और ये जो एज आपको गिलानी साहब का नजर आ रहा है, ये भी जमीर जागने की बेसिस पे ही आ रहा है? नहीं देखिए, एक तो जो अददी बर्तरी उनको हासिल है उस पे देखिए, वैसे एक तो जब होता है ना कि आपको ऑलरेडी जब आप जा रहे होते हैं तो आपको ऑलरेडी लीड हासिल होती है किसी चीज की। जिस तरह हफीज शेख साहब को लीड हासिल थी, वो अलग बात है कि फिर सेटबैक हुआ और फिर जमीर जो है वो गिलानी साहब के साथ चला गया। कल पता नहीं जमीर किसके साथ जाएगा, तो क्योंकि शिबली फराज साहब के बयान को सामने रखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल वहाँ भी यही सूरत हाल होगी। ऐन मुमकिन है पिछले आज रात तक क्या डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन बहुत ही साइलेंटली काम हुआ है, बहुत ही साइलेंटली काम हो रहा है। अब कौन जो है वो बेहतर ज़मीर जगवाता है ये देखना है कि किस तरीके से जगवाता है ये देखना है। ये होगा, देखिए ये मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अनप्रेसिडेंटेड था। 14 के करीब लोग जो है इधर से उधर हो गए, तो कोई पता नहीं कि कल जो है उसी तरह का कोई सरप्राइज मिल जाए, चाहे वो सादिक संजरानी के हक में हो या गिलानी के हक में हो। लेकिन रोल जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल इस पूरे इलेक्शन में, वो फिर मैं कहूँगा आसिफ अली जरदारी का है। अच्छा, महमल बेनज़ीर ने भी यही बात उठाई, मज़हर साहब भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड की जिस बेनज़ीर ने बात की, कहते हैं उसका हमेशा पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी नजर आती है। क्या इस बार भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है? देखिए अलीना, सच्ची बात है कि वाकई बहुत कबल इस वक्त है ये बात करना, क्योंकि ये बहुत क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होगा। अगर नंबर्स को देखा जाए तो फिर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही बनना चाहिए, और अगर वो बन जाते हैं तो फिर PDM की जाहिर बात है ये एक फतह होगी। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं तो फिर एक PDM के व्यू की फतह होगी, और वो जो उनका व्यू ये था कि ये जो हुकूमत है, ये जो ताकत के बलबूते पे सपोर्ट जो है वो जनरेट करती है, उसके जोर पे इलेक्शन जीता जाता है। जिस तरह ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया अभी मदर साहब ने, संजरानी साहब वाला जो 14 लोग इधर से उधर हो गए, फिर जो शिबली फराज साहब ने शाहजेब खानजादा के शो के ऊपर बात की थी, फिर उसकी बात की, तो मेरे ख्याल में दोनों तरीके से अगर गिलानी साहब जीते या संजरानी साहब जीते तो मैं इसको हुकूमत की फतह नहीं मानती। एक डायरेक्ट फतह होगी PDM की, दूसरे PDM के व्यू की फतह होगी अगर संजरानी साहब जीतते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा महमल, ये बताइएगा, मरियम ने पहले ही कह दिया है कि जी कॉल्स आ रही हैं, हमारे पास उसके सबूत भी हैं, लेकिन दबाव डाला जा रहा है कि जी PDM के नुमाइंदे को वोट ना दें। तो इससे मुतालिक आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या सबूत पेश करने जा रही हैं या इरादा रखती हैं मरियम इससे मुतालिक कुछ? देखिए, जो उन्होंने ये बात की है ना कि कुछ कॉल्स रिकॉर्डेड भी हैं, ये PDM की चंद जमातों को कॉल्स जिनको आई हैं जो कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड किया। आया कि इसको पब्लिक करते हैं कि नहीं, ये तो PDM और उन जमातों की अपनी डिसीजन होगी, मैं या आप तो नहीं इसको
बता सकते कि अभी तक तो उन्होंने इस चीज के बारे में डिसाइड नहीं किया, लेकिन देखते हैं अगर कल संजरानी साहब जीत जाते हैं तो फिर शायद वो इस चीज को पब्लिक करते हैं उन कॉल्स को। लेट्स सी। अच्छा, मतलब इंतखाब से पहले वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखती आपकी इतलात के मुताबिक? लगता नहीं है अभी। देखिए नहीं, मुझे इतलात नहीं है, मेरी ये इतलात है कि उनको कॉल्स आई हैं कुछ लोगों को और उन्होंने रिकॉर्ड की हैं। ये मेरी इस पे मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या इसको पब्लिक करना है बिफोर या आफ्टर इलेक्शन। ये तो मैं वैसे कह रही हूँ कि शायद फिर अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं तो शायद फिर ऑपोजिशन जो है उस चीज को पब्लिक करते हैं। लेट्स सी। और महमद सिराजुल हक से भी तो वो बात हुई है ना, नवाज शरीफ की, फिर आसिफ अली जरदारी की भी कह रहे हैं शायद, तो वो गुफ्तगू क्या हुई है उससे मुतालिक कुछ इंसाइट है क्या? उन्होंने पीडीएम को ही वोट देंगे कल या फिर हुकूमत की हिमायत में अपना वोट डालेंगे? नहीं, अभी तक इस पे जमात इस्लामी का कोई मौकफ सामने नहीं आया। जाहिर बात है पीडीएम ने तो उनसे यही कहा कि आप हमें सपोर्ट करें, लेकिन उनका अभी मौकफ एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं है। वो इस वक्त न्यूट्रल है। एंड टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल, रीमा उमर साहिबा, गिलानी साहब कहते हैं कि अभी तक तो हमें बैरूनी कुव्वतों का भी न्यूट्रल किरदार ही नजर आ रहा है। आप कल किस तरफ देखते हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? रियासत के कैंडिडेट हैं सादिक संजरानी साहब। जी अलीना, मैं भी कोई ऑप्शन नहीं लूंगी इस पे। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में हमारी जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, जिस तरह के ऐसे फैसले होते हैं, उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसका हम लोग जो उन कैरेक्टर्स से, उन एक्टर्स से, उन इंस्टीट्यूशन से अगर हमारा ताल्लुक नहीं है तो मुश्किल है कहना कि वो किस तरफ है। तो मैं कोई ऑप्शन नहीं लूंगी। लेकिन जब हम लोग नंबर्स की, मैं देख रही हूँ काफी दिनों से हम पार्टी बेसिस पे नंबर्स जो हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन सेनेट चेयरपर्सन का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टी लाइन के अकॉर्डिंगली जाना आईनी भी एक ड्यूटी नहीं है सेनेटर्स की। तो लोग इंडिविजुअली किस तरह वोट करते हैं ये भी मैटर करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल सिर्फ आप पार्टी कॉम्पोजिशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। दूसरी बात ये कि मेरे लिए ज्यादा अहम इलेक्शन रिजल्ट से दो चीजें हैं। पहली ये कि चाहे गिलानी साहब जीते, चाहे संजरानी साहब जीते, मैं इंस्टेबिलिटी ही देखती हूँ अगले कुछ महीने, शायद अगले कुछ साल। क्योंकि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो हमें मालूम है हुकूमत किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी उस पर। अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं तो जैसे महमिल भी कह रही थी, पीडीएम का पूरा एक नैरेटिव इस पे बिल्ट है कि उनके पास नंबर्स हैं ऑपोजिशन के पास, फिर भी उनके कैंडिडेट नहीं जीते, तो क्या चल रहा है पीछे, कौन जो है जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, रियासत के ऊपर सवालात उठेंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल स्टेबिलिटी इस सिचुएशन में आएगी, चाहे कल जो भी जीते। एक तरह से अनफॉर्चुनेट भी है ये बात, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स ये है, क्या कह सकते हैं। दूसरी अहम बात अलीना मेरे लिए ये है कि पिछले 2-2.5 सालों में सेनेट में ऑपोजिशन की वाज़े अक्सरियत थी। पीटीआई अक्सर लेजिस्लेशन जो करना चाहती थी वो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सेनेट में पास नहीं करवा सकते थे। अगर कल गिलानी साहब हार जाते हैं और संजरानी साहब जीत जाते हैं, इसका मतलब है पीटीआई, और ये बात भी उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अब करते हैं, उनके लीडर्स करते हैं कि बहुत सी लेजिस्लेशन है जो हम करना चाहते हैं और अब हम कर सकेंगे क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है सेनेट में। तो उसका लेजिस्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा? फ्रैंकली कुछ लेजिस्लेशन अच्छी पीटीआई ने की है, लेकिन ज्यादातर जिस तरह का उनका एक एजेंडा है उसमें मेरा ख्याल है एक पार्टी जमहूरी पर्सपेक्टिव से उसको इतनी ताकत मिल जाना कि वो लेजिस्लेशन सिंगल हैंडेडली कर सके किसी और पार्टी से बातचीत के बगैर, ये मेरी नजर में एक अच्छी चीज नहीं होगी। क्योंकि जमहूरियत का एक फंडामेंटल एक वैल्यू है कोऑपरेशन पार्टी लाइंस के अक्रॉस, और अगर हम वो नहीं देखेंगे, और अगर कल से हम ये इसके लॉजिकल एक्सटेंशन तो यही है कि अगर पीटीआई चाहेगी, अगर कल संजरानी साहब जीत जाते हैं तो वो सेनेट में भी लेजिस्लेशन पास करवा सकेंगे क्योंकि वो भी सिंगल मेजॉरिटी से ही होती है। तो ये मेरे लिए एक तशवीश की थोड़ी बात है क्योंकि एक पार्टी का इतना उनको मोनोपोली दे देना जमहूरी जो एक फंडामेंटल्स है मेरा ख्याल है उसके खिलाफ जाती है। और हमने देखा है पीटीआई कोऑपरेट वैसे भी नहीं करती, अब उनको शायद जरूरत भी ना पड़े अगर सेनेट में इस तरह के नंबर्स हो जाए। तो मैं तो ऑप्शन नहीं लूंगी लीना, लेकिन दोनों तरफ अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी मुझे रिजॉल्व होते नजर नहीं आती। लेकिन रीमा लेजिस्लेशन से मुतालिक जो आप बात करें, हाँ ठीक है, ठीक है अलीना, बिल्कुल जो आप लेजिस्लेशन से मुतालिक बात कर रही हैं, बिल्कुल आपकी राय का एहतराम। एक मिनट में महमल बिल्कुल आपके पास आती हूँ, लेकिन ऑपोजिशन की तादाद तो फिर भी सेनेट में ज्यादा है ना अरकान की, तो मुश्किलात तो होंगी हुकूमत को इन एनी केस।
राइट, अगर उनका चेयरमैन हो या ना हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल, लेकिन अगर कल अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं, इसका मतलब है हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा आगे भी लेजिस्लेशन सेनेट में अप्रूव करवाना, क्योंकि नंबर्स तो वही होंगे ना। कल जिस तरह हम वोट देखेंगे, अगर वो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ANP जैसे है या जमात इस्लामी है, उनको अपने साथ कर सके तो उनका रास्ता थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स, लेकिन एक डिफरेंस है कि कल सीक्रेट बैलेट होगा। जो लेजिस्लेशन होती है उसमें सीक्रेट बैलेट इस तरह नहीं होता, तो एक फर्क है। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि हुकूमत बहुत इस पे बात करी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है इससे मुझे थोड़ी तशवीश होती है अलीना, कि हम लेजिस्लेशन पास करवा सकते। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त। महमल, नहीं, मैंने सिर्फ ये कहना था कि अभी लियाकत बलोच साहब का आया है कि अमीर जमात इस्लामी चंद घंटों में अपने वोट से मुतालिक ऐलान करेंगे। तो जो आप जमात इस्लामी वाला सवाल पूछ रही थी, तो मेरे ख्याल में चंद घंटों बाद हमें एक क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं कल। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बड़ा अहम कि जी कल तो सीक्रेट बैलेट होना है, फिर क्या पर मैं वाइल्ड कार्ड की टर्म इस्तेमाल करूंगी जो बेनज़ीर ने की थी कि ये देखना बाकी है कल एक्चुअली होता क्या है जनाब। लेकिन अभी जो हमारे एनालिस्ट का तज्जिया है उसको आपके लिए समराइज कर दूं। महमल और मज़हर साहब अपना जो वज़न है वो पलड़े में डालते हैं गिलानी साहब के, और वजूहात उन्होंने बयान की बड़ी तफसीलन। बेनज़ीर और रीमा उमर साहिबा कोई ऑप्शन नहीं ले रही, लेकिन बड़े मुफस्सिल तरीके से उन्होंने बताया कि दोनों अगर नुमाइंदगान जीते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। नंबर्स गेम पे बेनज़ीर ने रोशनी डाली, और शहजाद इकबाल साहब कहते हैं संजरानी साहब, उनके ख्याल में संजरानी साहब को कल बरतरी हासिल होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है जी मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं, कॉल्स आ रही हैं और उससे मुतालिक उनके पास सबूत है, तो उनको देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी पेश करने चाहिए। दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बड़ा अहम इशू जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सरगर्म है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लियर करना चाहते हैं जनाब। 8 मार्च को हर साल ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। हमने भी इस मुनासबत से खुसूसी बातचीत की और इस पर एक फ्लैगशिप तहरीक निकाली जाती है हर साल, औरत मार्च के नाम से। इस सिलसिले में पाकिस्तान में हर साल एक नया तनाज़ा जन्म ले लेता है। ख़वातीन को हुकूक मांगने पर शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ इक़साम की तनकीद की जाती है, तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, किरदार कुशी की जाती है, वो सब एक तरफ। लेकिन इस बार तो हद हो गई। मार्च में शरीक कुछ ख़वातीन थी जो बैठी हुई थी, वो नारेबाजी कर रही थी। उस वीडियो को वायरल किया गया और उस वीडियो में जो नारे लगाए जा रहे हैं उनके अल्फाज को तब्दील कर दिया गया और फिर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जनाब, पुरअमन एहतजाज करने वाली ख़वातीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर ये एक कैंपेन चल पड़ी है जिसमें लोगों को उकसाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तौहीन मजहब के खिलाफ ये जो ख़वातीन हैं जिन्हें नारे लगाए ही नहीं हैं, ये गलत वीडियो गर्दिश कर रही है, उनके खिलाफ एक कैंपेन चल पड़ी है। अब हमने अपने एनालिस्ट से सवाल ये करना है आज कि जनाब, जिन लोगों ने इतने हसास मामले पर इस तरह की झूठी वीडियो बनाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए और किस तरह से कानून हरकत में आए। महमल, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। जरा क्लियर करने के लिए पर्सपेक्टिव अगर आप हमारे देखने वालों को बताएं भी कि हुआ क्या एग्जैक्टली, और ये जो सोशल मीडिया पे सारी कैंपेन चल रही है, अब इस पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अलीना, ये जो सब हुआ है ये बहुत तशवीशनाक बात है, और इससे पहले भी हमने ये देखा है कि जब ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे तो उलमा इकराम की तरफ से फतवे आए थे कि जो लोग अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ भी इसी कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। जो उन्होंने झूठे इल्ज़ामात इस दफ़ा भी लगाए, जो हमने देखने में आया कि एक डॉक्टर जो चीज़ें जो थी वो शेयर की थी। और देखिए अलीना, हमने ये देखा है कि सियासी इख्तलाफ हो या नजरियाती इख्तलाफ हो, बेबुनियाद और बहुत डेंजरस किस्म के, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है दीन का, तो ये डेंजरस किस्म के इल्ज़ामात जो है ये लगा दिए जाते हैं। आई होप कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ को सीरियसली, इस बार जो इल्ज़ामात ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, इनको सीरियसली लेगी और निपटेगी। एक और चीज़ अलीना कि ठीक है, अगर आपको औरत मार्च से इख्तलाफ है तो आप तहजीब के दायरे में रहते हुए ज़रूर उस पर डिबेट करें, कोई आपको उससे रोक नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली हमने जो चीज़ देखी है कि एक तबका है जो डिबेट करने पर तैयार ही नहीं है, सिर्फ चाहते हैं कि या औरत मार्च बैन हो जाए या उसकी ऑर्गेनाइजर्स किसी तरह से गिरफ्तार हो जाएं, या फिर लोगों की उनकी ऑर्गेनाइजर्स
की और वहां पार्टिसिपेंट्स की जिंदगियों को खतरे में डाला जाए। खुदा ना ख्वास्ता अलीना, खुदा ना ख्वास्ता अगर इन बेबुनियाद बातों की वजह से किसी के जान माल आबरू पे हमला हो गया तो कौन जवाब दे? देखिए, वो खवातीन ने औरत मार्च के अंदर क्या किया, औरतों के हकूक के लिए ही आवाज उठाई है ना। कभी किसी प्ले कार्ड को इशू बना दिया जाता है, कभी किसी और चीज को। क्या किसी ने उनके जो 15 मुतालबात थे वो किसी ने उन पे डिबेट करने की कोशिश की, उसके बारे में बात की? तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में इसके अंदर हुकूमत जो है उनको चाहिए कि जिन्होंने इस तरीके का ये फेक प्रोपेगेंडा किया और बहुत खौफनाक और खतरनाक प्रोपेगेंडा किया, तो मेरे ख्याल में इसको ऊपर जो है इसको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जानें उन्होंने खतरे में डाल दी हैं। इसके बाद हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। मजहर अब्बास साहब, देखिए, सबसे पहले तो इसकी तहकीक होनी चाहिए, बिल्कुल डीपली होनी चाहिए। और ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। और ये जो चीज़ है, जाहिर है बहुत से लोग बहुत अरसे से इस मार्च के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे हैं और इस मार्च पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं। और अब ये जो है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात हो गई है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो वज़ारत दाखिला को और FIA को, इनके साइबर क्राइम को इस पर तहकीक करनी चाहिए, डीपली तहकीक करनी चाहिए। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि आप तहकीक भी कर लें, चीज़ें जो है इसमें जो भी फाइंडिंग्स होंगी, लेकिन वो जो डेंजर है वो अपनी जगह अब मौजूद रहेगा। और यही सबसे ख़तरनाक बात है। वैसे ही आपके यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है। अगर हम इस हवाले से देखें, हम बहुत दावा करते हैं कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और ये बात दुरुस्त है कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग जीती है, लेकिन जो इंतहा पसंदी वाला पहलू है वो उसमें हमें वो खातिर खा कामयाबियाँ हासिल नहीं हुई हैं। ये मेरा ख्याल है इसका जो है वो हर सतह पे इसको नोटिस लेना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये फिर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देती हैं। और ज़ाहिर है इस तरह की कोई भी चीज़ होगी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है वो ज़ाहिर है सबका वो आखिरी पैगंबर हैं, उनके हवाले से तौहीन का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इस तरह की बातें जो सामने आई हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत ख़तरनाक है। ठीक है जी, हुकूमत को, वजारत दो, FIA को इसका नोटिस लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ पर एक सेकंड के अंदर, एक क्लिक पर हज़ारों मिलियंस ट्वीट्स, रीट्वीट्स हो जाती हैं। और फिर इस तरह से जब कोई गलत चीज़ होती है, जैसे कहा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, और उसके ऊपर किस तरह से लोगों का नैरेटिव शेप होता है, कितना ख़तरनाक ये ट्रेंड है, इसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही है औरत मार्च से मुतल्लिक, जिस वीडियो में नारों को तोड़ मड़ोड़ कर गलत तनाजुर में पेश किया गया है। तनाजुर गलत नहीं, बल्कि जो अल्फाज उसमें हैं वो एडिटिंग करके गलत अल्फाज लगाए गए हैं, और इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा है और ये गलत है। इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं हम अपने एनालिस्ट से। रीमा उमर साहिबा। अलीना, ये जो आप डॉक्टर वीडियो की बात कर रही हैं, ये तो एक हिस्सा है उस कैंपेन का जो औरत मार्च के खिलाफ इस बार हुआ है, और भी बहुत इसके पार्ट्स हैं। टीवी पे बैठ के हमारे बहुत मोहतरम, उन्होंने जिस तरह प्रोपेगेंडा किया है उसकी भी बात करते हैं। एक झंडा था विमेन्स डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो औरत मार्च में इस्तेमाल किया गया, उसको कहा गया ये फ्रांस का झंडा है। और क्योंकि फ्रांस में रियासत के तौर पे डेफेमेशन टू रिलीजन, या आप ब्लास्फेमी कह दें, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि फ्रांस में ऐसा किया जा रहा है, तो इसलिए औरत मार्च जो है वो तौहीने मजहब कर रही है। अब आप ये देखिए, ये टीवी पे बैठ के हो रहा है। हम देखते हैं जो पेमरा है वो औरतों के हकूक के ऊपर कोई ड्रामा बन जाए, फौरन उस पर नोटिस ले लेते हैं कि कहीं खवातीन के हकूक के ऊपर बात ना हो जाए मेन स्ट्रीम में, लेकिन इसके ऊपर वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एक औरत दुश्मन सोच पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में भी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे रियासत के हर सतह पे ये पाई जाती है। अब क्या होगा मुझे नहीं मालूम, देखते हैं। आवाज तो इस पे उठ रही है, लेकिन हमारे मीडिया में ही कुछ लोग बैठ के कहते थे औरत मार्च तो शुगल मेला है अलीना, इसमें तो कुछ नहीं, आप ऐसे ही मजा कर लो। ये शुगल मेला है? आपने एक मार्च निकाला, एक तहरीक चलाई,
उसकी रद्द अमल क्या ये होना चाहिए कि आप पे तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम लगे, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इससे कम इल्जामात जो है, अगर मजहब को आप उनसे जोड़ दो किसी भी चीज को, तो लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं, लोगों को पे कोई तशद्दुद हुआ है, लोगों पे फॉल्स केसेस बने हैं। ये पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं। अब आप सोशल मीडिया की बात कर लें, बहुत से हमारे सीनियर जिन्होंने वो वीडियोस शेयर की, क्योंकि उनके जहन में लीना, हमने इतनी देर से, कई सालों से, जब से औरत मार्च हुई है, हमने एक जहर जो है लोगों के दिलों में, उनके जहनों में डाल दिया है औरत मार्च के अगेंस्ट। कोई भी प्रोपेगेंडा होगा, लोग उस पर यकीन करेंगे और वो आगे सर्कुलेट करेंगे। अब उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए जिन्होंने खवातीन की, उन ऑर्गेनाइजर्स की, पार्टिसिपेंट्स की जान जो है वो खतरे में डाली। और ये जो हर वक्त कहते हैं फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, वो खुद फेक न्यूज को सर्कुलेट कर रहे हैं। ये दूसरा इसका लेवल है। तीसरा अलीना, अनफॉर्चुनेटली अब तौहीन मजहब पे आ जाए, रियासत किस तरह इसको इस्तेमाल करती है? रियासत डिसेंट के खिलाफ इस्तेमाल करती है, उन जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करती है जिससे वो अग्री नहीं करते, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करती है। तो रियासत से हम क्या तवक्को करेंगे कि वो क्या खवातीन, ऑर्गेनाइजर्स, पार्टिसिपेंट्स इस मार्च के, उनको प्रोटेक्ट करेंगी? लेकिन मैं आपको ये कह दूं, कानूनी तौर पे बहुत क्लियर है ये मामला। मेरी नजर में हेट स्पीच और इंसाइटमेंट टू वायलेंस को बहुत नैरोली डिफाइन करना चाहिए, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये जो पूरी कैंपेन चली है, ये उन पे उतरती है। इसका मतलब है हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस के केसेस बन सकते हैं, लेकिन हमने देखा है पीका चाहे हमारी पीपीसी हो, जब रियासत में इस्तेमाल करने होते हैं किसी के खिलाफ बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जब जेन्युइन विक्टिम्स होते हैं तो उनके खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन एलिना, चले आप लीगल कार्रवाई तो छोड़ दें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी, जिन्होंने ये शेयर किया है, जिनकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, वो वीडियोस जो वैसे कुछ एनोनिमस अकाउंट्स पहले जो ट्रेंड्स चला रहे थे, उनको आपने इतने और लोगों तक पहुंचाया। मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन सच में शर्म आनी चाहिए, भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का जिक्र किया, बिल्कुल। और वो माजरत भी नहीं करेंगे लीना, माजरत भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ईगो हर्ट होता है। और औरत मार्च के तो इस मुल्क में बहुत ज्यादा लोग हैं जो बस ढूंढ रहे होते हैं एक्सक्यूजेस कि किसी ना किसी तरह उसको मलाइन किया जाए। ठीक है, ठीक है, आप सही कह रही हैं, शेयर हुई हैं चीजें, लेकिन एक दो अकाउंट्स का मैंने देखा कि उन्होंने माजरत भी की। ये अच्छी चीज है। अगर कोई गलती से, अगर बेदहानी में कोई चीज शेयर हो गई आपसे, तो ये भी बड़ा जरूरी है बेदहानी में कि आप उसकी तस्दीक करें। सॉरी अलीना, ठीक बात है, जिन्होंने सही कह रही, मैंने इसीलिए कहा। लेकिन अलीना देखिए, आप क्या नेग्लिजेंस में किसी की जान खतरे में डाल सकते हो? फिर आप माजरत कर लो, गफलत ये जरूर है, बिल्कुल। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आप शेयर ही क्यों करते हो ऐसा कंटेंट जो किसी की जान जो है उसको खतरे में डाले, देखे बगैर कि उसकी हकीकत क्या है। ये भी सोचने की बात है, इंट्रोस्पेक्शन की बात बहुत बड़ी है, यकीनन गफलत बहुत बड़ी है मीडिया के लिए। ठीक जी, ठीक है, ठीक है। शहजाद इकबाल साहब, बगैर तहकीक के चीज़ें शेयर करना, उसके बाद सोशल मीडिया पे तो वो आग लग जाती है, ये इसका खास ख्याल रखना होगा हमें, और ख़ास तौर पर जब वो इतने हसास मामले से मुतल्लिक हो, डॉक्टर की गई, वो तो एक अलग चीज़। जी, मेरे ख्याल में तो बहुत ही गैर अखलाकी, शर्मनाक हरकत है, बल्कि खतरनाक हरकत है। जैसे कि हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि ये तो आप बाकायदा इंस्टिगेट कर रहे हैं उनको वायलेंस के लिए, और हमारे आपको पता है कि हेट स्पीच वगैरह की वजह से किस किस्म के वाकयात हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो बड़ी खतरनाक हरकत है और शर्मनाक हरकत है। बल्कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन लोगों पे, इन खवातीन पे तौहीन की, वो खुद ही मजहब की तौहीन कर रहे हैं। उसका बाकायदा सख्त नोटिस लेना चाहिए, चाहे वो FIA ले। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई इनके दिफा में आएगा। इसीलिए अदालत नोटिस ले या हुकूमत ले, FIA ले, लेकिन इसको उठाना चाहिए हर सतह पे, जैसे आज आप इस प्रोग्राम में उठा रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि हर साल इस औरत मार्च के मुखालफत में इस तरह की बातें कोई ना कोई एक पहलू उठाकर होती क्यों है। एक सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में औरतों के हुकूक नहीं मिलते जिस तरह के मिलने चाहिए, बराबरी की सतह पे वो नहीं है। और आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख ले, वो आपको यही बताएगा। हम अगर ये औरतें साल में एक दफ़ा निकलती हैं और प्रोटेस्ट करती हैं, चाहती हैं कि उनको इक्वल राइट्स मिले, तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? ये तो वो इश्यूज हैं जिनको हमें रोजाना उठाना चाहिए। लेकिन वो एक दिन प्रोटेस्ट करते हैं इस पर, और पता नहीं किस किस किस्म की मुखालफत हमें नजर आती है, तो इसकी समझ नहीं आती। और अगर चले मुखालफत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अगर किसी का नुक्ता नजर किसी एक बयान पे, किसी प्ले कार्ड पे
या किसी स्लोगन पर है तो वो अपना नुक्ता नजर जरूर पेश करे, वो उसकी मुखालफत करे, लेकिन तहजीब के दायरे में रह के करे, अपनी दलाइल के जरिए करे, अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए करे, बजाय इसके कि इल्जाम तराशी शुरू कर दें या किसी पे आप फतवे डालना शुरू कर दें या किसी को आप जो है मर्द दुश्मन करार कहना शुरू कर दें। ये तरह तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर किसी को एक तो स्लोगन से मुखालफत है वो करे, वो एक तमीज के दायरे में रह के अपने आर्ग्यूमेंट्स दें, लेकिन मुझे वैसे नहीं समझ आता कि इस एक दिन के एहतजाज से एक दिन अगर वो निकल के अपने राइट्स मांगती हैं जो कि उनको मिलने चाहिए, जो कि उनका हक है, तो इस पे क्या किसी को कोई एतराज हो सकता है? मेरी समझ से बालतर है ये बात। ठीक है जी, हमारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जी रीमा क्विकली प्लीज। जी अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि समझ भी आती है। देखिए जब स्लेवरी खत्म हो रही थी अमेरिका में तो उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल आया ना। अगर खवातीन जो उनको स्लेवरी में स्लेव्स की तरह रखा जाता है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगी, तो जो लोग बेनिफिशरीज हैं, जो औरतों पे हुक्मरानी करते आए हैं, वो आवाज तो उठाएंगे। तो समझ आती है उनकी दर्द, लेकिन इस प्रोपेगेंडा से आप खवातीन को चुप नहीं करा सकेंगे। ये मेरा ख्याल एक हकीकत है जो सबको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक। और हम बार बार ये बावर करवाते रहते हैं इख्तलाफ रखना सबका हक है, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ को बावर करवाने का तरीका एक और होता है, अपनी राय के हक में दलील देने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इस तरह के इल्जामात और इस तरह का प्रोपेगेंडा किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। दोबारा मुलाकात होगी नए सवाल के साथ।